ग्रेनविल का विचार था कि ये सुनकर हेल्गा बेचैन हो जाएगी। तुम सऊदी अरब को भूल जाओ और मेरी सलाह पर अमल करो। तुम्हारी क्या सलाह है? मेरी कॉरपोरेशन तुम्हारी योग्यताओं का प्रयोग कर सकती है। लेकिन मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ना ही जानने की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ। कहकर हेल्गा ने अपना हाथ ग्रेनविल के हाथ पर रख दिया। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितना काम करना पड़ता है और मुझ पर कितना बोझ रहता है। तुम मेरे पास रहोगे तो मेरा बोझ आधा हो जाएगा। बोलो क्या मर्जी है। ये सुनते ही ग्रेनविल का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और वो अपनी उंगलियों से हेल्गा की कलाई सहलाने लगा। इसके बाद वे दोनों अपने आप में खो गए। खिड़की के झरोके से आती हुई किरणों से हेल्गा की आंखें खुल गई। हेल्गा ने एक लंबी सांस लेकर अंगड़ाई ली और आंखें खोलकर बेडसाइड टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा। 10 बज रहे थे। कल रात जैसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। तब करवट लेकर हेल्गा ने दूसरे तकिए की ओर देखा और उसका स्पर्श किया। ग्रेनविल आधी रात 3 बजे के बाद हेल्गा के कमरे से अपने कमरे में गया था। हेल्गा को उसका जाना बहुत खला था, लेकिन वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि जब सुबह हो तो कम से कम दिखावे के लिए उन्हें अपने अपने कमरे में होना चाहिए। हेल्गा अपने रेशमी बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। अपने शरीर की ओर देखकर उसे इच्छा होने लगी कि क्या अच्छा होता कि ग्रेनविल इस समय मेरी बगल में लेटा होता और मुझे भोग रहा होता। फिर कुछ देर तक हेल्गा अपने बिस्तर पर अचल लेटी पिछली रात की सेक्स को याद करके दोहराती रही। कितनी अच्छी तरह से उसने मुझे प्यार किया। कितना मजा आया था मुझे। और चरम सीमा के समय अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहकर भी कैसे मैं बेबस हो गई थी और मेरे मुंह से हाय हाय की आवाज निकलने लगी थी। ग्रेनविल तो मेरा पति बनेगा ही बनेगा। ग्रेनविल के पास में ना होने से मेरा दिल हौलने लगता है। उसमें कोई कमी नहीं। मनोहर है, बुद्धिमान है, योग्य है और सेक्स में तो एकदम लाजवाब है। आखिर फंस गई ना मैं। तो क्या हुआ? अगर मैं उस पर रीझ गई हूं तो वो भी तो मेरे हाथों बिक गया है। कैसी टुकर टुकर नजरों से देखने के साथ साथ कैसे छू रहा था। धीरज धरो क्रिस, हालात बिल्कुल हमारे अनुकूल हैं, आर्शर ने शांत स्वर में कहा। ग्रेनविल और आर्शर एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। आर्शर ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। तो हेल्गा ने तुम्हें कुछ पैसे भी दिए होंगे। ये बताओ कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख। अपने प्लान के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। हेल्गा से मिली रकम में से यदि तुम 50,000 मुझे दे दो तो। ग्रेनविल ने बौखलाहट से कहा, तुम जब भी मिलते हो अपनी प्लान की रट लगाने लगते हो, लेकिन तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा प्लान क्या है। सब्र करो, बताता हूं। आज से 3 दिन बाद जब तुम हेल्गा के मन में ये बात बिठा चुके होगे कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो उसके केस्ट गनोला विला में तुम्हारी किडनैपिंग होगी और तुम्हें वापस लौटाने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी जाएगी। ग्रेनविल मुंह फाड़कर आर्शर की ओर देखने लगा। मेरी किडनैपिंग होगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? सुनो, किडनैपिंग नकली होगी लेकिन फिरौती की मांग सच्ची होगी। आर्शर ने उसे बताया, मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम हालात को हेल्गा की नजर से देखो। उसके पास नाम है, दौलत है, फलता फूलता बिजनेस है, सब कुछ है। इन सब के बावजूद उसकी जिंदगी में 2 कमियां हैं। एक तो प्यार और दूसरा ऐसे मर्द का जो उसकी सेक्स की भूख मिटा सके। उसकी ये दोनों कमियां तुमसे पूरी हो जाती हैं। सो जब ये बात उसके मन में बैठ जाएगी कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो वो खुश हो जाएगी। उसी समय तुम किडनैप हो जाओगे। उसके बाद उसे ये बताया जाएगा कि अगर 20 लाख देने को तैयार हो तो तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। हेल्गा अपनी खुशियां वापस खरीदने के लिए 20 लाख देने में जरा भी नहीं सोचेगी। उसके पास बहुत पैसा है। उसमें आधे तुम्हारे और आधे मेरे। बोलो, प्लान कैसा है? ग्रेनविल ने कहा।
अच्छा, मान लो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हें वापस पाने के लिए पैसा देगी। और जब वो पैसा दे चुकेगी तब तब हम दोनों स्विट्जरलैंड छोड़कर चले जाएंगे। बाद में जब तुम वापस नहीं लौटोगे और उसको इस बात का एहसास होगा कि उसे बेवकूफ बना गया है, तब भी वो खामोश रहेगी। ग्रेनविल ने पूछा, और मुझे किडनैप कौन करेगा? उसका ही इंतजाम मैं करने जा रहा हूं। अब तुम ऐसा करो कि 50,000 मुझे दे दो। ग्रेनविल ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसमें से 50,000 आर्शर को दे दिए। आर्शर अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। उसके बाद आर्शर बर्नी से मिलने गया। अरे मिस्टर आर्शर, आप? हाँ बर्नी, कैसे हो? बैठ जाओ, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। ओ, जरा एक मिनट, कहकर बर्नी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और तब आर्शर के सामने बैठकर बोला, हाँ अब बताओ क्या बात है? मेरी एक मुश्किल है, तुम चाहो तो उसको हल कर सकते हो। अगर मैं कर पाऊं तो जरूर करूंगा। तुम बताओ। मुझे 2 भरोसेमंद आदमियों की जरूरत है। मैं उन आदमियों को काम करने के लिए पैसे दूंगा, लेकिन ये काम करने के बाद वो किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। बर्नी ने सिर हिलाया। काम क्या है मिस्टर आर्शर? काम यह है बर्नी कि उन 2 आदमियों से मैं अपने एक जानने वाले के किडनैप का नाटक करवाना चाहता हूं। सच बात तो यह है कि उस आदमी ने खुद मुझे ऐसा करवाने को कहा है। वो उस औरत को डराना चाहता है जिसके साथ वो रहता है, क्योंकि वो दिन ब दिन उसके सिर चढ़ती जा रही है। उन आदमियों को बस इतना करना होगा कि उस औरत के पास जाकर उस आदमी को कार में बिठाकर यहां ले आना होगा। बर्नी ने पूछा, और उसके बाद? कुछ भी नहीं। उस औरत को यकीन हो जाएगा कि उसके बॉयफ्रेंड का अपहरण हो गया है। वो जानबूझकर उस औरत से कुछ दिन दूर रहेगा और फिर उसके पास वापस चला जाएगा। इस बीच उस औरत की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बर्नी ने सिर हिला दिया। इस काम पर तो पैसा खर्च होगा मिस्टर आर्शर। खर्चा मैं दूंगा। तुम मुझे 2 आदमियों का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हें 500 फ्रैंक दूंगा। बर्नी ने कहा, 500 में तो मुश्किल है मिस्टर आर्शर। अगर आप 1,000 खर्च करने को तैयार हैं तो मैं 2 भरोसेमंद आदमी दे सकता हूं। मुझे मंजूर है, मैं 1,000 दे दूंगा। बर्नी खुश होकर बोला, मैं अभी आपका काम करके आता हूं। 10 मिनट बाद बर्नी वापस पहुंच गया और आराम से आर्शर के सामने बैठ गया। मैंने इंतजाम कर दिया है मिस्टर आर्शर। दोनों भरोसेमंद हैं, एक स्टीमर पर इकट्ठे काम करते हैं। आर्शर ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय वे दोनों यहां पर हैं? हाँ, काम से सीधा यहां आते हैं। कहकर बर्नी उम्मीद भरी नजर से आर्शर की ओर देखने लगा। आर्शर उसका मतलब समझ गया और अपने बटुए से 1,000 फ्रैंक्स निकालकर बर्नी के हाथ में दे दिए। बर्नी अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर 2 आदमियों को अंदर आने का इशारा किया। उनमें से एक का कद लंबा और शरीर छरहरा था, दूसरे का कद छोटा और शरीर मजबूत था। आर्शर ने उन दोनों को बैठने को कहा और उनसे उनका परिचय पूछा। मेरा नाम सेगेटी है, मजबूत शरीर वाले ने कहा, और वो मेरा साथी है बालमोटा। आर्शर ने अपनी आवाज में कठोरता पैदा करके कहा, सुनो, बर्नी ने मुझे बताया है कि तुम दोनों पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। खैर, बात यह है कि मेरा एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को धमकाने के लिए अपनी किडनैपिंग करवाना चाहता है। तुम्हें नाटकीय ढंग से इसे करना होगा कि यह सच्चा लगे। तुम्हारा काम यह होगा कि लुगानो जाकर विला के अंदर घुस जाओगे। वो आदमी तुम्हारा मुकाबला करने का नाटक करेगा और तब तुम दोनों उसे पकड़कर विला से बाहर लाओगे और कार में बिठाकर यहां पहुंचा दोगे, और इसके बाद इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। सेक्रेटरी ने हां में सिर हिला दिया। अब पैसा कितना मिलेगा? 2,000 तुम्हें और 2,000 तुम्हारे साथी को। सेक्रेटरी ने मुंह बना लिया। 2,000 तो बहुत कम है, 5-5 की बात करो। 4-4 हजार से एक कौड़ी ऊपर नहीं दूंगा। मंजूर हो तो करो। सेक्रेटरी ने कहा, मंजूर है, लेकिन खर्च अलग देना पड़ेगा। आर्शर ने कहा, ठीक है, और एडवांस में आधे अभी लगेंगे। अभी 1-1 हजार खर्च दूंगा।
बकाया काम होने पर मिलेगा। और 1,000 के 2 नोट अपनी जेब से निकालकर उनके सामने मेज पर रख दिए। सेक्रेटरी ने वो रकम जेब में डाल ली। तो तुम्हें ये किडनैपिंग आज से 3 दिन बाद 18 तारीख की शाम को करना होगा। उस दिन दोपहर 2 बजे तुम लोग स्विस होटल में मेरे पास पहुंच जाना। यहां पर मैं तुम्हें पूरी तफसील समझा दूंगा। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया। तब आर्शर ने उन्हें 500 खर्च के लिए दे दिए। अच्छा, तो हम अब चलते हैं, सेक्रेटरी ने कहा और अपने साथी के साथ वहां से चला गया। आर्शर ने बर्नी से विदा ली और टैक्सी में सवार होकर अपने होटल की ओर चला गया। जब आर्शर की टैक्सी चली गई तो बर्नी बार के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसी समय सेक्रेटरी भी उसके पास पहुंच गया। सेक्रेटरी ने बर्नी से पूछा, क्या माजरा है भाई? बड़ा रोचक और फायदेमंद माजरा है। ये जो मोटा वहां आया था ना, आर्शर, ये किसी समय हरमन रोल्फ का फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करता था और हरमन रोल्फ अथाह दौलत पीछे छोड़ गया है। तुम मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना मैक्स सेक्रेटरी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो आदमी कौन है और उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। जैसे ये पता चले कि किडनैपिंग कौन सी जगह पर करना है, मुझे फोन कर देना। समझ गए ना? मैक्स सेक्रेटरी ने कहा। हाँ, ये तो समझ गया, लेकिन नकाब और बंदूक कहाँ मिलेगी? उसके सामने तो हमने झूठ बोल दिया था कि हमारे पास सब चीज है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? नकाब और बंदूक मेरे पास है। तुम मुझे बस ये खबर दे देना जो मैंने तुमसे मांगी है। ग्रेनविल के आगे आगे चलते हुए हेल्गा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसने हिकल को इंतजार करते हुए देख लिया। फोन पर हेल्गा ने जब उसे ये बताया था कि उसे एक आदमी से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करने वाली है, तो हिकल ये सुनकर परेशान हो गया था। वो ये बात जानता था कि नौजवान मर्द हेल्गा की कमजोरी है, लेकिन इस समय हेल्गा के चेहरे की खुशी देखकर हिकल की उम्मीदें बंधने लगी कि हेल्गा ने अपने लिए सही मर्द चुना होगा। लेकिन दूसरे ही पल ग्रेनविल पर नजर पड़ते ही उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। ग्रेनविल का आकर्षक और मनोहर व्यक्तित्व देखकर उसके दिमाग में खतरे की लाल बत्ती जलने बुझने लगी थी। हेल्गा ने ग्रेनविल का उससे परिचय करवाया। ग्रेनविल को भला इतनी फुर्सत कहाँ थी कि एक नौकर की ओर ध्यान देता। होटल पहुंचकर हेल्गा और ग्रेनविल अपने अपने कमरों में चले गए। ग्रेनविल ने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को भीतर से छिटकनी लगाई और फोन के पास जाकर स्विस होटल में ठहरे आर्शर का नंबर डायल किया था। आर्शर ने बताया, सुनो, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। 3 दिन बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। ग्रेनविल ने व्यग्रता से कहा, मेरे विचार से चिंता करने की पूरी जरूरत है। मुझे इस आदमी से, क्या नाम है इसका, उसकी ओर से बहुत चिंता हो रही है। हिकल? आर्शर ने चौंक कर कहा। वो यहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि वही करता धरता है। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में नफरत के आसार पैदा हो गए थे। मैं इन होम मैनेजर की आंखों को देखते ही उनको पहचान लेता हूँ। तुम्हारा अंदाजा कुछ गलत नहीं है, आर्शर ने चिंतित स्वर में कहा। वो तो हेल्गा का भी बाप है। ग्रेनविल ने कहा, देखो, वो तुम्हारी सरदर्दी है, उसका समाधान तुम करो। हाँ हाँ, उसका भी समाधान हो जाएगा। अगली सुबह ग्रेनविल होटल से बाहर आया और उस जगह चला आया जहां पर हिकल रोल्स रॉयस की सफाई कर रहा था। तभी हेल्गा भी कार के पास पहुंच गई। हेल्गा ने ग्रेनविल के होठों को प्यार से अपने होठों से छुआ और तब हिकल से बोली, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने सारा सामान कार में रख दिया है मैडम। आप जब चाहे हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तो आओ चलें क्रिस, मैं तो तुम्हें अपना विला दिखाने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। कुछ देर में ही वे तीनों विला पहुंच गए। क्रिस डार्लिंग, हिकल समझदार आदमी है। वो इस बात को खूब समझता है कि हम दोनों इस बेडरूम में सोया करेंगे। ग्रेनविल कमरे से बाहर निकलना चाहता था। हेल्गा, मुझे तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा है। क्या मैं उसमें तैर सकता हूँ? तुम चाहे वो कर सकते हो क्रिस, ये तुम्हारा घर है। ये कहकर वहां से वो अपने बेडरूम में चली आई, जहां पर उसने सारे कपड़े उतार दिए और अपने तन पर एक महीन सी शील लपेटी और स्विमिंग पूल पर चली गई। ग्रेनविल सुस्ती से पानी पर तैर रहा था। हेल्गा
अपने बदन से शील हटाकर पानी में कूद गई और गोता लगाकर पानी के अंदर अंदर तैरती हुई ग्रेनविल के पास पहुंची। तब वो पानी के अंदर से बाहर उभरी और ग्रेनविल को अपने पास खींचकर उसके होठों को चूमने लगी और पानी से खेलने लगी। उसके बाद जब वे दोनों टेरेस पर बैठे सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे तो हेल्गा ने ग्रेनविल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी कि मुझे तुम जैसा ही कोई आदमी मिलेगा क्रिस। आर्शर स्विस होटल के लाउंज में बैठा था और पिछले दिन के बारे में सोच रहा था। वो सारा दिन बिजी रहा था। उसने एक मर्सिडीज कार किराए पर ली थी और काफी सारे प्रॉपर्टी डीलरों को मिलने के बाद पैराडीसो में एक विला किराए पर लिया था। वो बंगला बिल्कुल साधारण सा था और ग्रेनविल को छुपाने के लिए वो एक बहुत अच्छी जगह थी। अगले दिन 2 बजे सेगेटी और बेलमोंट को आर्शर के पास पहुंचना था। तब उसने उन दोनों को हेल्गा का विला दिखाने ले जाना था। उसके बाद अगली रात ग्रेनविल का हेल्गा के विला से अपहरण किया जाना था। इस समय आर्शर ये सोच रहा था कि अब सब कुछ ग्रेनविल पर निर्भर करता है। यदि उसने अपनी भूमिका ठीक निभाई है तो अगले चंद दिनों में 10 लाख मेरी जेब में होंगे। इसी समय आर्शर ने लॉबी के शीशे से दरवाजे के बाहर देखा और उसे ब्लैक एंड सिल्वर रंग की एक रोल्स रॉयस दिखाई दी, जिससे ग्रेनविल उतरना ही चाहता था। आर्शर लपक कर बाहर आया और ग्रेनविल की बगल वाली सीट पर बैठ गया। आर्शर के बैठते ही ग्रेनविल ने कार स्टार्ट कर दी और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ग्रेनविल के लहजे की तेजी सुनकर आर्शर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। कोई गड़बड़ हो गई है क्या? ग्रेनविल ने बताया, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या बीत रही है। इस हेल्गा से मुझे घुटन होने लगी है। वो मुझे पागल बना देगी। उसकी इच्छा ये है कि मैं उसकी फर्म में कोई पोस्ट संभाल लूं। उसने मुझसे शादी करने की ठान ली है। मैंने जब ये बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे टुकड़े पर नहीं पलूंगा तो कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा काम सौंपूंगी कि तुम कुछ ही समय में 50 लाख के मालिक बन जाओगे और तुम्हें ये महसूस होगा कि एक एक पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। अब तुम खुद ही सोचो आर्शर कि ये कैसी अजीब मुसीबत है कि रात के समय उसका बिस्तर गर्म करूं और दिन में ऑफिस में बैठकर काम करूं। मैं पागल हो जाऊंगा। आर्शर ने शांत स्वर में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मुश्किल खूब समझता हूं क्रिस, लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुमने हेल्गा को क्या जवाब दिया? मैंने उससे ये कहा कि सोचकर बताऊंगा। इसी भ्रम में ही तो हमें उसे रखना है। तुम खामखा घबरा रहे हो। तुम्हारा उसके साथ शादी करने का सवाल ही नहीं होता। तुमने अपनी भूमिका बिल्कुल सही निभाई है। इसी तरह बने रहो। जब तुम विला वापस पहुंचो तो हेल्गा से ये कहना कि मैं तुम्हारी फर्म में काम करने के लिए तैयार हूं और जितनी जल्दी तुमसे शादी हो सके उतना ही अच्छा है। ग्रेनविल ने कहा, उसके साथ शादी करने के विचार से तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम ये बताओ कि मुझे वहां से कब निकालोगे? कल रात तुम्हारी किडनैपिंग होगी और इसके साथ तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएंगी। ग्रेनविल ने कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। आर्शर ने कहा, कल रात 10 बजे 2 आदमी विला पहुंचेंगे। वो तुम्हें और हेल्गा को डराएंगे, धमकाएंगे। तुम उनके साथ मुकाबला करने का नाटक करना। वे तुम्हें वहां से लाने से पहले हेल्गा के नाम एक चिट्ठी छोड़ाएंगे जो मैंने खुद तैयार की है। हेल्गा उस चिट्ठी को पढ़कर इतनी डर जाएगी कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी। वो 2 आदमी तुम्हें वहां से लाकर एक विला में छोड़ देंगे। फिर मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। 1 हफ्ते के अंदर तुम 10 लाख के मालिक हो जाओगे। ग्रेनविल ने कहा, लेकिन हीकल भी तो वहीं पर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बना बनाया खेल बिगाड़ दे। आर्शर ने भौहें चढ़ाकर कहा, हीकल? तुम ये बताओ कि वो सोने कितने बजे जाता है? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल रात हेल्गा ने डिनर के काफी देर बाद छुट्टी दी थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी किडनैपिंग रात 11 बजे करवाएंगे। तुम हेल्गा से कहकर हिकल को जल्दी छुट्टी दिलवा देना। एक बात और क्रिस, तुम दरवाजे का ताला खोलना मत भूलना। ग्रेनविल ने हाँ में सिर हिला दिया। ग्रेनविल 3 बजे के बाद जब विला वापस पहुंचा
तो अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहा था। आर्शर ने उसे यकीन दिलाया था कि कुछ ही दिनों में उसके पास 10 लाख होंगे और उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। जब वो अंदर आया तो उसे हेल्गा की आवाज सुनाई दी थी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। ग्रेनविल सीधा अपने कमरे में गया, नहाया और फिर टहलते हुए हेल्गा के कमरे में गया। उसके चेहरे पर सख्ती सी छाई हुई थी, लेकिन ग्रेनविल को देखते ही हेल्गा के चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई। फिर वो अपनी जगह से उठी और ग्रेनविल के पास आकर उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब हाँ में होना चाहिए। मैं ना नहीं सुनूंगी। ग्रेनविल ने कहा। मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है। और हेल्गा को गोद में भरकर बेडरूम में ले आया और दरवाजे की अंदर से चिटकनी लगा दी। हेल्गा अपनी स्लेक्स उतारते हुए बोली, अरे हिकल क्या सोचेगा कि हम दिन में ही शुरू हो गए हैं। अरे ऐसी की तैसी हिकल की, मैं अपनी बीवी के साथ हूं। 10 मिनट जब वे दोनों सुख जनित शिथिलता की अवस्था में एक दूसरे की बगल में लेटे हुए थे, तो हेल्गा ग्रेनविल को अपने शादी के बारे में बताने लगी। इन बातों से ग्रेनविल का दिल मचलने लगा था, लेकिन वो हूं हां करने के साथ साथ उसका हाथ सहलाता रहा। उसके बाद हेल्गा और ग्रेनविल घूमने के लिए बाहर चले गए। देर गए वे वापस लौटे। ग्रेनविल अब हेल्गा से ऊब चुका था। वो जब कभी भी किसी औरत से पीछा छुड़ाना चाहता तो उसके साथ अपना आजमाया हुआ दांव खेलता था, जो हमेशा कामयाब रहता था। अगली सुबह जब ग्रेनविल की आंख खुली तो हेल्गा अभी सो रही थी। ग्रेनविल ने अपना हाथ माथे पर रखा और कराहने लगा। उसी पल हेल्गा की आंख खुल गई और वो व्याकुलता से ग्रेनविल की ओर देखने लगी। ठीक तो हो क्रिस, तुम कराह क्यों रहे हो? मुझे लगता है फिर से माइग्रेन का दौरा पड़ गया है। अब ये 3 दिन तक यूं ही चलेगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं। माइग्रेन का कोई इलाज नहीं होता। 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलने पर भी दर्द होता है। तुम मुझे बुलवाओ मत और मुझे चुपचाप लेटा रहने दो। हेल्गा बेचारी बाहर टेरेस में चली आई। दोपहर 2 बजे जब मैक्स सेगेटी और बिलमॉन्ट फोक्सवैगन में होटल स्विस के बाहर पहुंचे तो आर्शर होटल का भुगतान करके किराए की मर्सिडीज में उनकी राह देख रहा था। सेगेटी और बिलमॉन्ट की कार देखते ही आर्शर ने उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी देर बाद ये दोनों कारें पैराडीसो में उस विला के बाहर पहुंच गई जो आर्शर ने किराए पर लिया था। वहां पहुंचने के बाद आर्शर सेगेटी और बिलमॉन्ट को विला के अंदर ले गया और उनको बैठने को कहा और बोला, काम आज रात 11 बजे करना होगा। तुम दोनों को विला जाना होगा। वहां का गेट खुला मिलेगा। तुम धड़ाके से अंदर जाओगे और वहां पर मौजूद आदमी और औरत को धमकाकर आदमी को अपनी कार में बिठाकर यहां ले आओगे। फिर मैं तुम्हारा भुगतान कर दूंगा और तुम यहां से वापस चले जाओगे। ये सुनकर सेगेटी ने हाँ में सिर हिला दिया था, जबकि बिलमॉन्ट चुपचाप बैठा गलीचे की ओर देख रहा था। सेगेटी ने पूछा, वो विला कहां पर है? आर्शर ने कहा, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को वो विला दिखाने ले चलूंगा। वहां पर एक नौकर है। वो शायद कोई मुश्किल खड़ी करने का प्रयास करे। उस सूरत में तुम में से एक को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रहे, तुम उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं करोगे। बिलमॉन्ट, जिसने अब तक एक शब्द नहीं कहा था, बोला, उससे मैं निपट लूंगा। बिलमॉन्ट ने जब ये कहा था तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसे देखकर आर्शर चौंक सा गया था। मैं एक बार फिर कह दूं कि तुम लोग वहां पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। आर्शर ने एक एक शब्द पर बल देकर कहा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैं हिंसा की जगह अपहरण की असफलता पसंद करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अब मैं तुम्हें विला के नक्शे को समझाता हूं कि वो आदमी और औरत कौन से कमरे में होंगे। कहकर आर्शर ने अपनी जेब से विला का नक्शा निकाला और उन दोनों को समझाने लगा। फिर आर्शर ने अपनी जेब से एक कागज निकाला।
इस कागज पर मैंने कुछ लिखा है, तुम उनको याद कर लो। विला पहुंचकर जब तुम उस आदमी और औरत को धमकाओगे तो यही उनके सामने दोहराओगे। सेगेटी ने कहा, यह काम बेलमोंट कर सकता है। और वो कागज आर्शर के हाथ से लेकर बेलमोंट के हाथ में दे दिया। कौन सा तुम करोगे और कौन सा बेलमोंट, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम पूरा होना चाहिए। सेगेटी ने आश्वासन दिया। उस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो चलो, अब मैं तुम दोनों को विला दिखा लाऊं। तब आर्शर सेगेटी और बेलमोंट को विला दिखाने ले गया। जब वे वापस लौट रहे थे तो आर्शर ने कहा, देखो, अभी किडनैपिंग को 8 घंटे बाकी हैं। तब तक तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे? हम यहाँ पहली बार आए हैं तो ये शहर देखना चाहते हैं। आप हमें पैराडिसो में अपने विला पर उतार देना, वहां हम अपनी कार में घूम आएंगे और रात 10:15 तक आपके पास पहुंच जाएंगे। पैराडिसो विला पहुंचकर आर्शर ने सेगेटी और बेलमोंट को बाहर उतार दिया और अंदर बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। हेल्गा से बदला लेने के लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था और अब उसकी कामना पूरी होने में चंद ही घंटे बाकी थे। 10 लाख। आर्शर सोचने लगा, ये रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क जाकर टैक्स कंसल्टेंट का काम शुरू कर दूंगा। एक बार पैसा मेरे हाथ आ जाए फिर ये हेल्गा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।